नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। न्यूज 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सूचीबद्ध। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर भी शुरू होगी चर्चा। विपक्ष के गतिरोध के चलते लगातार हो रही है सदन की कार्यवाही बाधित। भारत का फोर्ज पहल को समर्थन। अमेरिका में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया बेहद उपयोगी और परिणाम उन्मुखी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। गृह मंत्री ने आज के इस दिन को बताया टैक्सी चालकों के लिए बहुत ही अहम। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी आज से भारत की राजकीय यात्रा पर। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष हो रहे हैं पूरे। राष्ट्रपति की यात्रा से सहयोग, मित्रता और रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। और भारत 10वीं बार अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगी खिताबी जंग। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से आतंकवादी पन्नू के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस चालक बलजिंदर और सहयोगी रोहित उर्फ कीरत, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए थे। आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में 2 जगह ये नारे लिखे गए थे। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर ये नारे लिखे गए थे और इसकी जो पूरी साजिश है वो कनाडा में रची गई थी। और साजिश का जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली के तिलक नगर का निवासी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। कनाडा में इस हमले की पूरी साजिश रची गई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा। दिवांशु, दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक बलजिंदर और सहयोगी उर्फ रोहित उर्फ कीरत को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल पराक्रम, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बलजिंदर है और दूसरा रोहित उर्फ कीरत है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 26 जनवरी से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स को जो है वो लिखा है। आपको बताना चाहूंगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक सिख फॉर जस्टिस नाम का आतंकी संगठन चलाता है, 2020 में ये संगठन जो है वो आतंकी संगठन घोषित हुआ था। और हम कह सकते हैं कि लंबे वक्त से गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये कोशिश रहती है कि वो भारत में आतंकवाद फैलाए और जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इन लोगों को वो अपने संगठन से जोड़ता है और उनको पैसों का लालच देता है और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब में उन लोगों से प्रो खालिस्तानी जो स्लोगन्स हैं वो लिखवाता है। और यही वजह है कि 26 जनवरी से पहले ये स्लोगन्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लिखे गए थे, जिसके बाद मुकदमा लिखा गया और उसके बाद स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार कोशिश कर रही थी उन लोगों तक पहुंचने की। लेकिन फिलहाल बलजिंदर और रोहित को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि इनको सिख फॉर जस्टिस नाम का जो आतंकी संगठन है उससे जोड़ने की कोशिश हुई थी। पन्नू का एक साथी था जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और कनाडा में जो है इसकी जो हम कह सकते हैं कि रूपरेखा है वो पूरी तरीके से तैयार हुई थी। लेकिन फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और इनके जो बाकी लिंकेजेस हैं उनको खंगालने की फिलहाल स्पेशल सेल की टीम कोशिश कर रही है। और दिवांशु, ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो दिल्ली के तिलक नगर का निवासी बताया जा रहा है। तो क्या समझा जाए कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है उसके बाद हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग सामने आए, कुछ ऐसा सच सामने आए जिससे अब तक सभी अनजान थे?
देखिए बिल्कुल इन दोनों के जो मोबाइल फोन्स हैं वो पुलिस ने सीज कर लिए हैं और उनके तमाम जितने चैट्स हैं और इसके अलावा जो सीडीआर होती है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ों को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो तिलक नगर का रहने वाला मास्टरमाइंड है उसकी फिलहाल पुलिस ने पहचान तो कर ली है, लेकिन उसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो तिलक नगर का जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन गुरपंत सिंह पन्नू की अगर हम बात करें तो उसकी ये मॉडस ऑपरेंडाई रही है कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, उससे ठीक पहले वो एक्टिव होता है और भारत में खालिस्तानी स्लोगन्स वो इस तरह से लिखवाने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं उसके वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर आते रहते हैं जिसमें वो इस बात का दावा करता है कि वो पंजाब को जो है खालिस्तान बनाएगा। हालांकि ये मुमकिन नहीं है। हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क रहती हैं और अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को अंजाम उसके लोगों की तरफ से दिया जाता है तो उनको पकड़ा जाता है। और ये जो 2 पकड़े गए हैं उसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांशु मल्होत्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दिवांशु मल्होत्रा जानकारी दे रहे थे कि 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और यह बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए थे और उसमें पूरी तरीके से इनका हाथ है। फिलहाल पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सच सामने आएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात संसद के बजट सत्र की। आज से लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की शुरुआत होगी। वहीं दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सदन में उठाएंगे। तो लोकसभा में केंद्रीय बजट पर आज से चर्चा शुरू होगी। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जो चर्चा होनी थी वो लोकसभा में गतिरोध की वजह से वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र पर भी चर्चा की शुरुआत होनी है। इन सब के बीच में देखना ये होगा कि सदन सुचारू रूप से चलता है या नहीं। आपको बता दें कि असंसदीय व्यवहार के चलते कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन किया गया है और जिसके बाद कल भी बहुत कई सारे बड़े घटनाक्रम हमने संसद में देखे और उसके बाद अब सभी की नजर है कि आज सदन की कार्यवाही का सुचारू संचालन हो सकेगा या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, देखिए समझना पड़ेगा जब संसद का बजट सत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण सत्र होता है और जब उसमें हम गतिरोध की स्थिति देखते हैं तो उस स्थिति में कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जो हाउस है वो ऑर्डर में चले और बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर चर्चा सदन से देखने को मिले। देखिए पराक्रम, सबसे पहले ये समझना होगा कि लोकतंत्र की जो तस्वीर देश दुनिया देखनी चाहती है वो तस्वीर क्या लोकतंत्र के मंदिर से जा रही है। अगर बजट सत्र का जब प्रारंभ होता है तो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करती हैं और उसके बाद सरकार का पूरा जो वर्तमान का जो स्कीम्स है उसके बाद भविष्य का रोड मैप है उसको सदस्यों के सामने रखती है, जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होती है। और इसमें देखिए चर्चा में अगर सत्ता पक्ष चर्चा को प्रारंभ करता है तो विपक्ष की एक महती जिम्मेदारी होती है और खासकर नेता प्रतिपक्ष की कि वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर न सिर्फ सुझाव दें बल्कि अगर कोई ऐसी बात है उसमें वो अपनी बात को भी रख सकते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कंपलसरी होती है। और अगर आपने पिछले 3 दिन से देखा होगा तो विपक्ष के द्वारा लगातार लोकसभा को बंधक की तरह बना लिया गया, यानी कि कार्रवाई प्रारंभ होती है, विपक्ष के सदस्य लगातार हल्ला करने लगते हैं और मर्यादाओं को तार-तार करते हैं। देखिए आपने अगर पहले और दूसरे दिन देखा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष ने आसन से रूलिंग दी, 5 बार व्यवस्था देने के बाद भी लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन मर्यादाओं को तार-तार कर रहे थे। और हर बार आपने देखा 11 बजे अगर प्रारंभ होता है तो 11:15 तक बंद हो जाता है, उसके बाद 12 बजे फिर प्रारंभ होता है। तो जहां पे वो खत्म करते हैं राहुल गांधी वहीं से वो प्रारंभ करते हैं और उस चीज का कोट करना चाहते हैं जो आज तक जो प्रकाशित ही नहीं हुई कोई किताब या उसका कंटेंट और जो नियम है लोकसभा के रूल्स का, उसमें अगर ऑथेंटिक चीजें हैं तो आप कह सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ चीज कोट करनी है तो आपको चेयर की परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए आपको लोकसभा में टेबल करना होता है कंटेंट को, उसके बाद आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। और ये बात जानते हैं राहुल गांधी एक वरिष्ठ सांसद रहे हैं,
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन क्यों नहीं समझना चाहते और विपक्ष आखिर क्या वजह है। देखिए कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और कल अगर आपने देखा होगा आसन से लोकसभा स्पीकर ने बहुत मार्मिक संदेश दिया। बाकायदा उन्होंने बताया कि देश आपकी इस तस्वीर को देख रहा है, दुनिया आपकी तस्वीर को देख रही है। आपको मैं सिर्फ रूलिंग बता सकता हूं, लेकिन संसदीय परंपराओं का निर्वहन करना आपकी जिम्मेदारी है। और खासकर नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप उन मर्यादाओं का पालन करें। लेकिन उन्होंने न सिर्फ संसद के अंदर और संसद के बाहर भी लगातार हंगामा करते रहे। बिल्कुल, आप उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि संसद से एक बेहतर तस्वीर देखने को मिल सके और गंभीर चर्चा जो कि संसद का काम है, कम से कम वो लोगों के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो संसद का बजट सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जब 11 बजे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी तो अब हम ये देखेंगे कि स्थिति और जो तस्वीर है वो संसद से क्या निकल कर आती है। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारत टैक्सी सारथी ही मालिक मॉडल पर आधारित है। इस बात की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी इसका उदाहरण है। आज का दिन टैक्सी चालक बहनों भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। तो सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस होगी ये भारत टैक्सी, जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना संदेश भी लिखा। और आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत टैक्सी है क्या। आपको बताते हैं कि भारत जो टैक्सी है वो देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सर्विस है। सहकार से समृद्धि इसका संदेश है और इस विजन की बड़ी पहल भी है। नागरिक केंद्रित ये पूरी व्यवस्था रहेगी जिसमें नागरिकों को ज्यादा लाभ देने की कोशिश की जा रही है। मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है, जिसमें सारथी ही मालिक इस मॉडल पर यह भारत टैक्सी आधारित है और ड्राइवर इसके मालिक होंगे और भागीदार भी होंगे। यानी कि ड्राइवरों के लाभ को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी जो नीति है वो तैयार की गई है। एग्रीगेटर शोषण से मुक्ति का ये मॉडल बताया जा रहा है, जिसमें शून्य कमीशन सर्च फ्री प्राइसिंग जो है वो निर्धारित की गई है और इसके लाभ का सीधा वितरण ड्राइवर्स को किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय की परिवर्तनकारी पहल हम इसे बोल सकते हैं। तो कई मायनों में ये बहुत खास है। इससे बताया जा रहा है कि रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ड्राइवर्स को होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक 3 लाख से अधिक ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं। प्रतिदिन 10,000 से अधिक राइड्स इसकी संचालित की जा रही है। 1 लाख से अधिक यूजर जो हैं वो पंजीकृत भी हो चुके हैं। दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में फिलहाल इसका संचालन किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि ड्राइवरों में जो है वो वितरित होगी और ड्राइवर कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। मतलब किसी भी स्थिति में जो टैक्सी चालक हैं उनका शोषण ना हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। साथ ही सत्यापित राइड डेटा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम के तहत ये पूरा पंजीकृत किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर स्वामित्व प्लेटफॉर्म इसे आप कह सकते हैं। सहकारिता आधारित वैश्विक मॉडल इसे बताया जा रहा है और अगले 2 साल में पूरे देश में इसके विस्तार का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी कि फिलहाल जो शुरुआत हो रही है वो दिल्ली और गुजरात से हो रही है, लेकिन अगले 2 सालों में इसे पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में भारत टैक्सी की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हर राज्य में सहायता केंद्र स्थापित होंगे। सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना इसके अंदर रखी गई है। समावेशी और टिकाऊ मोबिलिटी इकोसिस्टम जो है वो इसके महत्वपूर्ण घटक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत टैक्सी है वो एक नई शुरुआत होगी, खासतौर से टैक्सी चालकों के लिए, और इसका सीधा सीधा लाभ यात्रा करने वाले आम नागरिकों को भी होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़@10।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पहल पर वॉशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इसमें 50 से अधिक देशों ने शिरकत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा बेहद उपयोगी और परिणामोन्मुख रही। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित, विविध और भरोसेमंद बनाने के लिए फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट यानी फोर्ज पहल का नया संस्करण भी लॉन्च किया गया, जिसे भारत ने समर्थन दिया है। The main reason I came was that there was a critical minerals ministerial which was convened by Secretary of State Marco Rubio. There were a number of countries, I think about 50 odd countries which were here. So that meeting took place today. In fact, it's still going on. I took a break from that. And that was the principal reason. It was a very good discussion. Critical minerals is a very important subject. The US has been partner for some years. Today they launched a new initiative called Forge, which we have supported. It's a kind of successor to the Mineral Security Partnership. So I think overall, to me it was a good meeting, very productive, very outcome oriented, very business-like, and that was the core reason I came. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रियों की बैठकों में स्वाभाविक रूप से कूटनीतिक एजेंडे और आने वाले वर्ष में आपसी अपेक्षाओं पर चर्चा होती है और इसी क्रम में बातचीत का बड़ा हिस्सा द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रहा। Yesterday, a fairly detailed review of our bilateral cooperation. So, it's natural when foreign ministers meet that you discuss what's the diplomatic agenda. Also, the calendar. What do we expect each one of us to do this year together? So, a lot of our discussion was devoted to that, the bilateral side. But again, foreign ministers meet, we talk our business, it's Indo-Pacific, it was what was happening in West Asia, Middle East, Gaza, etc., Ukraine conflict.
So there was a kind of a global review, also what was happening in the Western Hemisphere. So we just, in a sense, we discussed the world, we discussed our relationship, and it was a very open, sort of forthcoming conversation. It normally is. और आइए अब आपको बताते हैं कि फोर्ज पहल है वो क्या है। आपको बता दें कि फोर्ज पहल दुर्लभ खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित बनाने की पहल है। साथ ही फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में उनकी घोषणा हुई है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की जगह फोर्ज पहल जो है वो लाई गई है। जून तक दक्षिण कोरिया करेगा फोर्ज की अध्यक्षता, यानी कि दक्षिण कोरिया जो है वो जून के महीने तक फोर्ज की अध्यक्षता करेगा। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसी उन्नत तकनीक के लिए जरूरी जो वर्तमान वैश्विक बाजार में क्रिटिकल मिनरल्स कुछ देशों में केंद्रित हैं। तो लिहाजा ये समझने की कोशिश है कि फोर्ज के माध्यम से ऐसी कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। तो फोर्ज पहल हम कह सकते हैं कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आइए अब आपको बताते हैं कि फोर्ज पहल के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। आपको बता दें कि वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है, साथ ही इसको सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नई और वैकल्पिक सप्लाई के स्रोत को विकसित करना, यह महत्वपूर्ण काम भी इसके तहत किया जाएगा फोर्ज पहल के तहत। साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन व लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने का काम फोर्ज पहल के तहत किया जाएगा, जिसमें एंड टू एंड सप्लाई चेन को सुरक्षित और लचीला बनाना इसका मुख्य काम होगा। इसके साथ ही नीति और परियोजना स्तर पर सहयोग, निवेश, वित्त पोषण और बाजार स्थिरता को बढ़ावा देना ये फोर्ज पहल के प्रमुख उद्देश्य हैं। साथ ही फोर्ज के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनिवार्य करने की बात भी कही गई है, जिसका बड़ा फायदा भी होगा। इसके साथ ही पैक्स सिलिका पार्टनरशिप के जरिए मदद मिलेगी। खनन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग एंड यूज एप्लीकेशंस को बढ़ावा देने का प्रयास फोर्ज पहल के तहत किया जाएगा। साथ ही रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग में निवेश को भी फोर्ज पहल के तहत बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि मिनरल्स का राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग कम करना यह फोर्ज पहल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि जो फोर्ज पहल है वो अपने आप में एक व्यापक और महत्वपूर्ण पहल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और उसी के तहत इस पे विचार मंथन किया जाएगा और एक बेहतर और प्रभावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की यह पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रगति तंत्र ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दी है। नवी मुंबई, सिक्किम और गोवा में नए हवाई अड्डों के निर्माण ने देश के उड्डयन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। साथ ही परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता को भी बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब प्रगति समीक्षा की शुरुआत हुई तो इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि सालों से सुस्त पड़ी परियोजनाएं तेज गति से बनकर तैयार हो जाएंगी। प्रगति तंत्र निर्णायक इसलिए रहा क्योंकि ये मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, परियोजना कार्यान्वयन में अड़चनों को दूर करने और सरकारी योजनाओं की गति में सुधार करने के लिए काम करता है। विभिन्न मंत्रालयों की तरह नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी इसका खूब फायदा हुआ। प्रगति के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ जो देश के उड्डयन क्षेत्र को नया आयाम देने में सहायक साबित हो रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत प्रगति तंत्र में 3 प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।
जो उड्डयन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। इसमें पहला है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये परियोजना मुंबई क्षेत्र में हवाई यातायात क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परियोजना की लागत 19,646 करोड़ रुपए है और ये पूरी तरह से कमीशन हो चुकी है। दूसरा है सिक्किम में पक्कइयों हवाई अड्डे का निर्माण। 919 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजना सिक्किम राज्य में पहला हवाई अड्डा है जो राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार कर रही है। ये परियोजना प्रगति के तहत पूरी तरह से निष्पादित हुई है। और तीसरी परियोजना है गोवा में बना मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1129 करोड़ की लागत से बनी ये परियोजना गोवा के पर्यटन और व्यापार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना भी प्रगति के तहत सफलता से पूरी हुई है। इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से यह स्पष्ट है कि प्रगति तंत्र ने परियोजनाओं की गति को बढ़ाने, अड़चनों को दूर करने और कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रगति के तहत इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन न केवल भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नए आयाम लेकर आया है, बल्कि ये सरकार की दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता को भी दर्शाता है। परियोजनाओं के दौरान भूमि अधिग्रहण, निर्माण अनुमोदन, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और अन्य बाधाओं को शीघ्र निपटाया गया है। प्रगति ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया है। परियोजनाओं की प्रगति को निरंतर मॉनिटर किया गया, जिससे कार्यों की गति तेज हुई और कार्यों में कोई भी विलंब नहीं हुआ। कुल मिलाकर प्रगति ने भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को महत्वपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध और सफल कार्यान्वयन में मदद की है। इस पहल के माध्यम से सरकार ने न केवल परियोजनाओं की गति में सुधार किया है, बल्कि परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को भी बढ़ावा दिया है। तो प्रगति एट 50 विकास को गति देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसी के साथ ही न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़ एट 10 के प्रायोजक थे स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग।